हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 4.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम उसके बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और आप देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4 तथा 5 भाग दिए हुए हैं, अर्थात 5 द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और आपको एक एक करके सभी समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप मूल का मतलब समझ लीजिएगा। मूल चर का वह मान होता है जिस पर, अभी देखिए हम द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये हमेशा के लिए सत्य है। चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है। अब समीकरण चाहे कैसा भी हो सकता है, वो द्विघात भी हो सकता है या एक घात का भी हो सकता है या 3 घात का भी हो सकता है, वो कैसा भी समीकरण हो सकता है। तो आपको बेसिकली जो सभी भाग दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिएगा पहला भाग आपको दिया हुआ है, इसमें आपको मूल ज्ञात करना है, अर्थात आपको x का ऐसा मान ज्ञात करना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो देखिए हम एक बार हल निकालने के बाद आपको दिखाएंगे भी, चेक करके देखिए कैसे ये संतुष्ट करता है। तो अभी आप देखिए आपको लिखा हुआ है x² - 3x - 10 बराबर 0 और आपको ये हल करना है गुणनखंड विधि से। आपको बस इसका ध्यान रखना है। तो आप देखिए अगर गुणनखंड विधि में सबसे पहले जब भी आप हल करेंगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात आप सबसे पहले x² वाला पद लिखेंगे, फिर x वाला और फिर आप अचर पद लिखेंगे। फिर आपको देखना है कि जो अचर पद है अगर आप उसका गुणा यहां जो x² वाले गुणांक से करेंगे, तो देखिए यहां पर 1 लिखा हुआ है, बेसिकली कुछ नहीं लिखा है, तो आपके पास जो भी आएगा उसको आपको गुणनखंड करने हैं और उसके ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनका जोड़ने पर आप -3 को पा सकें। तो देखिए आपको जैसे 5 और 2 मिल चुका है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस। अब यहां से आप देखो आपके पास 5 - 2 आप लिख सकते हो, -10 आ गया, क्योंकि देखो -10 का गुणा अगर आप 1 में करते तो -10 आता, तो 5 और -2 आपको मिल चुके। आप 5 और -2 को जोड़ोगे तो 3 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से देखिए x² - 5x - 2x - 10 आ जाएगा। ध्यान रखें देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो हल करने पर ये प्लस आएगा। अब इस तरीके से आप देखो कि आप इन दोनों पदों में क्या कॉमन ले पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप x उभयनिष्ठ ले पा रहे हैं, तो कोष्टक में आपके पास x - 5 बचा प्लस। अब देखिए इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ लेना है और ध्यान रखना है कुछ ऐसा उभयनिष्ठ जरूर आना चाहिए कि आपके पास ऐसा ही गुणनखंड बन जाना चाहिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दी है। तो अभी देखिए आप 2 का यदि उभयनिष्ठ ले लें तो आपके पास x - 5 ही बचेगा। तो आप देखिए x - 5 और x - 5 ये बिल्कुल समान बनना चाहिए था, ये हमने आपसे बोला भी था। तो आप देखो अगर आपके पास x - 5 दोनों बार आ गया तो आप x - 5 को उभयनिष्ठ ले लो अब, और आपके पास जो दूसरा कोष्टक आएगा उसमें x + 2 बन जाएगा। तो ये बन गया और बराबर 0, तो आप देख ही रहे हैं चल ही रहा है। अब आप ये देखो कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 0 है, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे बता रहा हूं कि अगर कोई दो संख्याएं a और b उनका गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा, या आप बोल सकते हो a बराबर 0 तथा b बराबर 0, अर्थात दोनों 0 हो जाएं या कोई एक 0 हो। अब यहां पर आप देखो कि x एक साथ तो अलग अलग कुछ भी नहीं हो सकता, x का मान एक बार में एक ही होगा ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये x और ये x अलग अलग है। तो x तो एक ही है, तो एक बार में वो एक ही मान आपके पास लेगा। तो इस तरीके से देखो आपके पास x - 5 बराबर 0 हो गया तथा x + 2 बराबर 0 हो गया। तो यहां से देखो x का मान आपको निकालना होता है, क्योंकि आपको बोला भी गया था कि चर का वह मान, चर मतलब यहां पर देखिए x है तो आपको x का मान निकालना है। तो आप देखिए x बराबर यहां से 5 आ जाएगा और आप देखिए x का मान यहां से आपके पास -2 आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि x बराबर 5 इस द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा और x बराबर -2 भी इस द्विघात समीकरण का एक मूल हो जाएगा। अब यहां पर ये आंसर तो आपके आ चुके हैं। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, तो उस संतुष्ट करने का मतलब अब हम सीख लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो बायां पक्ष था वो था x² - 3x - 10। अब आप देखो x बराबर 5 आप लगा के देखो, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा
-3 गुणा 5 -10 आ गया। तो देखो 25 माइनस 3 का 5 से गुणा किया तो 15 -10, तो देखो 25 माइनस 25 आ गया ये, तो ये 0 आया। और देखिए यही तो आपके पास RHS के बराबर है, तो यही हमने आपको बोला था कि संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात LHS और RHS आपके पास बराबर आ जानी चाहिए। इसी तरीके से अब देखिए अगर आप चाहते हैं तो x बराबर -2 के लिए भी संतुष्ट करके देख सकते हैं। तो आप LHS में देखिए x की जगह -2 लगाइए, तो -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 -10 आपके पास देखिए आ गया। अब देखो ये तो आपके पास 4 आ जाएगा, ये देखो हल करने पर ये प्लस का 6 आ गया -10, तो देखिए 10 - 10 अर्थात 0 आ जाएगा, और यही आपके पास RHS के बराबर है। आप देख भी सकते हैं RHS में 0 है, तो यहाँ से ये संतुष्ट भी हो रहे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से गुणनखंड विधि से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। चलिए अब हम द्वितीय भाग पर बढ़ लेते हैं। द्वितीय भाग में जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो आप देखो कि आपके पास यहाँ -6 है और यहाँ पर 2 है, अर्थात आप जब गुणा करोगे तो ये -12 आ जाएगा। तो माइनस को आप हटा भी सकते हो, बेसिकली 12 के ऐसे गुणनखंड देखने हैं आपको जिनको जोड़ने या घटाने पर आपके पास प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखिए आपको वो गुणनखंड 4 और -3 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 2x²। अब देखो ये प्लस x है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 4 और -3 को ऐसा जोड़ना चाहिए कि प्लस का x आए। तो 4x आपने लिख दिया, -3x लिख दिया, -6 बराबर 0 आ गया। फिर देखिए आप इसमें से उभयनिष्ठ लेंगे तो ये आ जाएगा 2x उभयनिष्ठ, तो x + 2 बचा। फिर हमने आपको बताया कि आपको इनमें से भी कुछ ऐसा ही उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा कि x + 2 जरूर आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अगर आप -3 को उभयनिष्ठ ले लें तो x + 2 ही आपके पास बच जाएगा बराबर 0। तो देखिए x + 2 दोनों में उभयनिष्ठ आ गया। तो अब आप x + 2 को ही उभयनिष्ठ ले लेंगे तो आपके पास जो दूसरा कोष्टक बचेगा वो बचेगा 2x - 3। इसका मतलब आपके पास हो जाएगा x + 2 बराबर 0 तथा 2x - 3 बराबर 0। तो देखिए यहां से x का मान आपके पास आ जाएगा -2, और देखिए यहां से आपके पास x का मान 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे भाग में आपको द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल आपके पास -2 तथा 3/2 हो जाएंगे। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो आप देखो यहां पर आपके पास प्लस का 5 √2 है, तो आप इसका गुणा √2 से करके देखो एक बार, तो आपके पास 10 आएगा। अब आप 10 के गुणनखंड ऐसे लिखो कि जिनको जोड़ने पर 7x आ जाना चाहिए। तो आपके पास आ रहा है 10 के गुणनखंड तो 5 और 2 होते हैं, और जोड़ने पर इनको 7 भी आ रहा है, तो बस यहीं से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे। तो √2x² प्लस आप देखो इसको लिख सकते हो 5 + 2 गुणा x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो यहां से देखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए आप इन दोनों में x उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा √2x प्लस 5 प्लस, अब आपको इनमें से भी कुछ ऐसा ही उभयनिष्ठ लेना है कि कोष्टक में √2x प्लस 5 आना चाहिए। तो आप देखिए अगर आप √2 को कॉमन लेंगे अर्थात उभयनिष्ठ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा √2x प्लस यहाँ पर केवल 5 बचेगा। तो आपने इस तरीके से देखो ये पता भी कर लिया कि √2 को कॉमन लेना था। फिर आपके पास देखिए √2x प्लस 5, एक तो ये कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास दूसरे कोष्टक में बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। और आप अब देख सकते हैं कि आपके पास हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0 तथा अब यहां से आप देखो कि x प्लस √2 बराबर 0 आपके पास हो जाएगा। तो आप देखो यहां से √2x बराबर -5 आ गया, अर्थात x का मान -5/√2 आपके पास हो जाएगा। तो देखिए एक तो आपके पास ये मान आ गया x का। अब आप दूसरा मान निकालेंगे तो आप देखो x का मान सीधे के सीधे -√2 आपको यहां से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इस तृतीय भाग में जो समीकरण दिया था द्विघात समीकरण उसके दो मूल आए, एक आया -5/√2 और दूसरा मूल आपके पास आया है -√2। अब यहां पर कुछ संदेह ये हो सकता है छात्रों को कि अगर यहां पर हम √2x² प्लस
अगर हम 2 प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 लिखें तो क्या हम सही उत्तर की तरफ बढ़ पाएंगे? हाँ, तो बिल्कुल आप सही उत्तर की तरफ तब भी बढ़ेंगे। तो देखिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए मेथड बेसिकली एक ही है, बस यहाँ पर मेरे पास तरीका अलग है, लेकिन मैं m1 m2 लिख दे रहा हूँ, अर्थात मेथड ही लिख दे रहा हूँ भले ही। तो आप देखो आपके पास आ गया अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। फिर आप देखिए कि यहां से आप अंडर रूट 2x को कॉमन ले पा रहे हैं, तो अंडर रूट 2x को आपने कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 2। तो अब देखो आप इनमें से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि x प्लस अंडर रूट 2 कोष्टक में जरूर आए। तो आप देखिए आपने 5 यदि कॉमन लिया तो x प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा आपके पास बराबर 0। तो आप देखिए यहां से आपके पास दो जो ये कॉमन कोष्टक में आए हैं ये भी कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट 2 आपने ले लिया कॉमन, आपके पास बचा है अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो अभी आप देखो जब आप इसको हल करोगे तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 आ जाएगा तथा आपके पास एक हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि आपको तो सभी संभावनाएं देखनी होंगी। तो यहां से देखिए x बराबर आपके पास माइनस का अंडर रूट 2 आ जाएगा तथा यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा x बराबर माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आपने द्वितीय तरीके से भी x का मान अर्थात मूल निकाले तो आपके पास माइनस 5 बटे अंडर रूट 2 तथा माइनस अंडर रूट 2 ही आ रहे हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। आप चाहें यहां पर पहले 2x लिख दें अर्थात अंडर रूट 2x स्क्वायर के संग 2x लें या 5x लें, आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो आप इस बारे में बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। तो अब देखिए चतुर्थ भाग पर अब हम बढ़ते हैं। इसमें आपको देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो अभी आप देखो कि आपको इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहां पर आप देखिए यहां पर तो 1/8 दिया है, यहां पर आपको हर में बेसिकली 1 दिया हुआ है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले लासापा ले लें। तो अगर आप लासापा लेंगे तो देखिए वो तो आपके पास 8 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। फिर आप देखिए आप इसको लिख सकते हैं 1/8 बाहर ले लिया आपने, यह आ गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से आप ये देखिए कि आपके पास दो कंडीशन आ गई, या तो 1/8 बराबर 0 या आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से आपको ये क्लियर पता लग गया कि ये तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि 1/8 कभी भी 0 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो आपको समझ में आया कि यही आपके पास संभव बचेगा। तो बस अब आप इस प्रश्न को यहां से हल करेंगे। तो अब आप देखिए आपको 1 का गुणा 16 से करना है, तो आपके पास 16 आएगा और 16 के आपको ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनको जोड़ने पर आपके पास माइनस का 8 आए। आप माइनस साइन को छोड़ भी सकते हैं, तो आप सोचेंगे 4 और 4 आ रहे हैं, तो देखिए 16x स्क्वायर माइनस को आपने बाहर हटाया तो 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब आप देखो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 आपके पास आ चुका है। अब आप देखो इन दोनों पदों में से आपके पास माइनस का 4x कॉमन आ रहा है। अगर आप माइनस का 4x कॉमन लेना चाहते हैं तो आप वो ले लीजिएगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा यहां से 4x, यहां पर आप प्लस का 4x ही कॉमन ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप माइनस का 4x भी कॉमन ले सकते हैं वैसे। तो ये -1 बचा। अब देखिए आपको ऐसा इनमें से कॉमन लेना है कि 4x माइनस 1 आए, तो आप -1 को कॉमन ले लीजिएगा, तो 4x माइनस 1 आ गया बराबर 0। तो अभी आप ये देखिए कि अगर आप 4x माइनस 1 को भी कॉमन ले लें अब, तो आपके पास दूसरा जो कोष्टक बचेगा वो 4x माइनस 1 ही बचेगा। तो आपने ये लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4x माइनस 1 बराबर 0 है तथा अब आप इसको भी 0 करोगे तो ये भी तो 4x माइनस 1 बराबर 0 आया। इसका मतलब आपके पास x बराबर 1/4 यहां से आया और यहां से भी आप देख रहे हो 1/4 ही आया। तो यहां पर आपके पास दो मूल आ चुके हैं और दोनों मूल आपके पास 1/4 तथा 1/4 ही आए हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि ऐसे दोनों सेम क्यों आए हैं। तो यहां पर आप देखो कि ये बेसिकली आपके पास होल स्क्वायर बनना है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, अर्थात आपके पास मूलों की संख्या तो दो ही, लेकिन अगर आप मान की तरीके से देखेंगे
अब अगर आप ये देखेंगे कि उसके मान अलग अलग कितने हैं, तो मान केवल एक होगा, लेकिन संख्या में तो 2 जरूर आते ही हैं। तो इस तरीके से आपके पास आंसर ये आ जाएगा। यहां पर आपको एक बात और गौर करनी है कि जैसे हमने आपको अभी यहां पर ये समझाया कि आप लासापा लेंगे और फिर आपके पास ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी, तो यहां से आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं, जब भी आपके पास हर में कुछ भी ऐसा बचे तो आप उसको सीधे हटा दीजिएगा और आप देखिए सीधे अंश लिख दीजिएगा, जैसे आपने यहां पर लिख दिया है। और आप देखिए यहां पर आपके पास अंश में ये बचा था और हर में ये 8 बचा था और बराबर 0 था, तो आप सीधे के सीधे अंश को ले लेंगे बराबर 0 के। तो देखिए वही आपने यहां पर ले लिया। अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा यही केस। चलिए अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 5 पर। तो देखिए इसमें आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए आपको 100 का गुणा 1 से करना है, तो देखिए 100 आएगा, क्योंकि अगर आप 100 का गुणा 1 से करोगे तो 100 ही आएगा। और 100 के आपको ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए, माइनस चिन्ह को आप भूल भी सकते हैं बेसिकली। तो देखो आपको 10 गुणा 10 मिलेगा, तो देखिए 100x² माइनस को आपने यहां रखा, 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो देखिए 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 आपके पास आ चुका है। फिर आप देखिए आप इन दोनों पदों में देखिए माइनस 10x कॉमन आ जाएगा, अगर आप माइनस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है। तो जैसे मैं यहां पर चलिए माइनस 10x ही कॉमन ले लेता हूं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 10x प्लस 1। अब देखो आपको इनमें से कुछ ऐसा ही उभयनिष्ठ लेना है कि माइनस का 10x प्लस 1 बचे, तो ये तो आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, अर्थात आप बोल सकते हो कि आपने एक कॉमन ले लिया, तो आपके पास माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। फिर आप देखिए अगर आप माइनस का 10x प्लस 1 ये दोनों उभयनिष्ठ कॉमन आ रहे हैं कोष्टक, तो आपने इसको भी उभयनिष्ठ ले लिया, तो आपके पास दूसरे कोष्टक में बचेगा माइनस का 10x प्लस 1। तो आप देखो कि आपको दोनों कोष्टक से समान मान ही मिल रहा है, माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0, इससे भी यही मिलेगा और इससे भी यही मिलेगा। इसका मतलब माइनस 10x बराबर माइनस 1 हो गया। तो देखो माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो गया। अब यहां से आप देखिए x का मान आपके पास 1/10 आ जाएगा। अब यहां पर यह सवाल उठ सकता है कि क्या यहां पर एक ही मूल आएगा? नहीं, यहां पर भी आपके पास 2 ही मूल आएंगे, लेकिन दोनों मूलों का अगर आप मान देखेंगे तो 1/10 ही आएगा। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न हल हो चुका है। यहां पर एक बात गौर करने लायक है कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे जिनमें मूलों के मान बराबर होते हैं, तो अगर आपसे मूलों की संख्या बोली जाएगी तो मूलों की संख्या तो आपके पास 2 आ जाएगी, और यदि हलों की संख्या बोली जाएगी तो हलों की संख्या 1 आ जाएगी। अब उनको आप समझ लीजिएगा, मूलों की संख्या 2 क्यों है? मूलों की संख्या हमेशा जो भी समीकरण होता है उसकी घात पर निर्भर करती है। तो आप देखिए यहां पर घात इसकी 2 है, क्योंकि इस बहुपद की घात 2 है, तो इसलिए मूलों की संख्या 2 हमेशा ही होगी। और हलों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उसके भिन्न भिन्न मान कितने हैं। तो आप देखिए इसका मान तो भले ही 2 है गिनने में, लेकिन भिन्न मान तो इसका 1/10 ही है, जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हलों की संख्या यहां पर 1 ही हो जाएगी। तो अब देखिए दूसरे सवाल पर हम बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, और आपको हिंट के लिए दे दिया गया है कि जो समस्याएं थी आपके पास वो हैं x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 तथा x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो बेसिकली आपको इनको दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब होता है आपको x के मान बताने हैं, अर्थात मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास पहला समीकरण लिख दिया है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो अब देखो 324 का आप इसके गुणांक x² का गुणांक देखिए यहां पर 1 है, उसमें गुणा करोगे तो 324 आएगा। अब 324 के आपको ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनका गुणा करने जिनको जोड़ने पर माइनस 45 या 45 आना चाहिए। आप माइनस चिन्ह को हटा भी सकते हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि आपको कभी कभार ऐसे बड़े से गुणनफल आएंगे, जैसे यहां देखो 324, और आप एकदम नहीं सोच पा रहे हैं कि ऐसे कौन से 2 गुणनखंड होंगे जिनको जोड़ने पर 45 आ जाए। तो ऐसे केस में आप एक बार 324 के गुणनखंड आसानी से निकाल कर देख सकते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए ये आपके पास आ गया 2, अब ये देखिए 162 आ गया। अब आप 2 से दोबारा कैंसिल करेंगे तो आपके पास 81 आ गया। फिर आप देखिए 2 3 से करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ 27 आ जाएगा।
फिर अगर आप 3 से करेंगे तो आपके पास यहाँ 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो फिर 3 आ गया, और अगर आप अंत में फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 324 के गुणनखंड आपके पास हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जो इतने सारे गुणनखंड हैं उनको आपको केवल 2 गुणनखंडों में बदलना है और जोड़ने पर 45 आना चाहिए, आपको कुछ ऐसा सोचना है। तो अभी आप देखिए, जैसे हमने मान लीजिएगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अगर आप इन तीनों को ले लें 2 2 3 को, तो देखिए यह आपको पास आ जाएगा 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12। फिर आपको एक इसको लेना पड़ेगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 27 आ जाएगा। 27 गुणा 12 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा 324 ही आएगा क्योंकि इसका मतलब ही ये है। लेकिन क्या 27 और 12 को जोड़ने या घटाने पर कैसे भी आप 45 पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। अब हम कुछ और तरीके देख लेते हैं। अब आप देखो, अगर आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 इसको एक बार ले लें तो देखिए आपके पास ये 36 आ जाएगा, और एक गुणनखंड आप 3 गुणा 3 मान लीजिएगा तो ये 9 आ जाएगा। अब आप देखिए, क्या 36 गुणा 9 मिलकर 45 हो रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं 45। तो आपको यहां से पता लग गया कि 2 गुणनखंड आपके पास 36 और 9 हो जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पर एक बात ये सीखने लायक है कि जैसे आप देख सकते हैं 324 एक बहुत बड़ी संख्या थी, और आप उसको एकदम तुरंत ऐसे आपके दिमाग में नहीं आएगा कि कौन से 2 गुणनखंड हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 45 आ जाए। तो आप ऐसे करके एक बार देखेंगे और फिर एक बार आपको दिमाग थोड़ा लगाना तो इसमें पड़ेगा ही। फिर आप देखिए, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो आप देखो, आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास x माइनस 36 आया। फिर आप देखो, इसमें से अगर आप माइनस 9 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 36 आपके पास आ जाएगा, बराबर 0 हो गया ये आपके पास। तो अभी आप देखो, आपके पास एक कोष्टक तो x माइनस 9 बच जाएगा और एक कोष्टक x माइनस 36 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 9 बराबर 0 आ जाएगा, तथा एक बार आपके पास x माइनस 36 बराबर 0 करके मूल आएगा। तो यहां से आप देखिए, आपके पास x बराबर 9 आ जाएगा तथा आपके पास x बराबर 36 आ जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण के आपके पास 2 मूल हो जाएंगे, एक तो 9 हो जाएगा और एक 36 हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं इस प्रश्न के। इसमें आपको बोला गया है कि जो समीकरण है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो अभी आप देखो, 750 का गुणनफल आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 में करना है। तो 750 का गुणा 1 में करोगे तो 750 ही आपके पास आ जाएगा। अब आपको 750 के 2 ऐसे गुणनखंड देखने पड़ेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर आपके पास 55 या माइनस 55 आप ला पाए। तो आप देखिए, आपके पास 25 और 30 ऐसे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, आप 25 गुणा 30 यदि करोगे तो आपके पास 750 आ जाएगा, और अगर आप 25 प्लस 30 अर्थात इनको जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा। तो यहां से आपको तुरंत समझ में आ गया कि 25 और 30 ऐसे 2 गुणनखंड हो जाएंगे जो इस प्रश्न को हल करने में मददगार साबित होंगे। तो आप देखो, यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x को आपने लिख दिया 25 प्लस 30 x प्लस 750 बराबर 0। अब यहां से आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0 आपके पास यहां से ये आ गया। तो आप देखो कि यहां से आप x उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो आपके पास बचा x माइनस 25। अब आपको कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना है यहां से कि x माइनस 25 जरूर आना चाहिए। तो आप देखिए 30 कॉमन ले सकते हैं आप, तो x माइनस 25 आपके पास आ गया। तो यहां से देखिए, एक कोष्टक में x माइनस 25 बनेगा और एक कोष्टक में आपके पास x माइनस 30 बन जाएगा, और आपने दाहिने पक्ष में बराबर 0 तो लिख ही दिया क्योंकि वो तो आपके पास चल ही रहा है। तो यहां से आपके पास हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0 तथा x माइनस 30 बराबर 0। तो आप देखिए, आपके पास x का मान 25 आ जाएगा तथा x का मान आपके पास 30 भी आ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न के दूसरे भाग में अर्थात दूसरे द्विघात समीकरण में भी आपके पास 2 मूल आ जाएंगे और जो कि 25 और 30 के बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखें एक बात कि कभी भी अगर द्विघात समीकरण दी हुई है और आपसे बोला गया है कितने मूलों की संख्या होगी, तो आप संख्या पूछी गई है मूलों की, तो आप हमेशा तुरंत बोल सकते हैं 2 मूलों की संख्या आपके पास जरूर आएगी।
तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो जाए। तो अभी आप ये देखो कि अगर आपके पास दो संख्याएं ज्ञात करने को बोला गया है तो सबसे पहले आप उन दोनों संख्याओं को मान लीजिएगा। तो माना दो संख्याएं x तथा y है। तो देखिए आपने दोनों संख्याएं मान ली, एक संख्या x मान ली और एक संख्या y मान ली है। अब यहां पर आप देखो, अगर आप शर्त लगाओगे प्रश्न के हिसाब से तो पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों का योगफल अर्थात x प्लस वाई 27 है। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, योग 27 है। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिएगा। और आपको अगले पार्ट में बोला गया है कि गुणनफल 182 है। तो गुणनफल मतलब x गुणा वाई 182 हो गया। इसको आप द्वितीय समीकरण मान लीजिएगा। अब यहां पर बात आती है कि देखिए दो आपके पास चर हैं x और y, और दो ही आप देख सकते हो आपके पास समीकरण आ चुके हैं। तो अब आपको किसी एक चर में ये समीकरण लेके आना होगा। तो आप कहीं से भी आप चाहें समीकरण 2 से किसी एक की वैल्यू निकालें और समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण 1 से निकालें और 2 में रख दें। जैसे मान लीजिएगा हम समीकरण 1 से x का मान ले लेते हैं 27 माइनस वाई। तो देखिए आपके पास ये समीकरण 2 में आप रख दो, इसको तीसरा समीकरण मान लो। और अब आप समीकरण 3 व 2 से अब हल करो इसे। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 3 में जो x का मान आया है उसको आप समीकरण 2 में रख दो। तो देखो x का मान आप यहां पे रख दोगे, 27 माइनस वाई बराबर 182, और यहां पर y का गुणा भी है। तो देखिए 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182 आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए अगर आप इसको सरल करोगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0 है। अब आपको 182 के ऐसे गुणनखंड देखने हैं कि जिनको जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो अब देखो वो आपको 13 और 14 मिल जाएगा, अर्थात 13 प्लस 14 वाई प्लस 182 बराबर 0। तो ये आपके पास 182 लिखा हुआ है। अब यहां से आप देखो कि आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई माइनस 14 वाई प्लस 182 बराबर 0। फिर आप देखिए अगर आप इन दोनों में y कॉमन ले लें तो y माइनस 13 आएगा, माइनस, और इन दोनों में आप 14 कॉमन ले लें तो आपके पास y माइनस 13 ही आएगा। तो अभी आप ये देखो कि y माइनस 13 भी आपके पास दोनों कोष्टक आ गए। तो y माइनस 13 आपने उभयनिष्ठ ले लिया तो आपके पास दूसरा कोष्टक y माइनस 14 बन जाएगा, बराबर 0 हो गया। तो अभी आप ये देखो यहां से आपके पास आ जाएगा y माइनस 13 बराबर 0 या y माइनस 14 बराबर 0। तो आप देखो कि y बराबर 13 आ जाएगा या y बराबर 14 आ जाएगा। अब देखिए आपने y का मान तो दोनों केस में निकाल लिया है, या तो 13 होगा या 14 होगा। तो देखिए जब y बराबर 13 है तो आप समीकरण संख्या 1 से देख सकते हो। समीकरण संख्या 1 ये है, तो x बराबर आपके पास 27 माइनस 13 अर्थात 14 हो जाएगा। और यदि y का मान आप 14 लेंगे तो x बराबर 13 आपके पास हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको संख्याएं तो 13 और 14 ही पता लग रही हैं, लेकिन कभी x 14 आया है कभी x 13 आया है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है, क्योंकि आपको केवल संख्याएं बतानी थी कि कौन कौन सी संख्याएं आपके पास आएंगी। तो एक संख्या 13 होगी तो एक संख्या 14 होनी चाहिए। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक पहला क्रमागत पूर्णांक मान लीजिएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक आप मान लीजिएगा। तो वो आपने x मान लिया। अब ध्यान रखो धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है तो समझ में आना चाहिए कि x आपके पास हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि 0 कैसा होता है, तो 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए हमेशा x 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। अब पहला आपने धनात्मक पूर्णांक मान लिया तो इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा। और x प्लस 1 वो इसलिए आया है क्योंकि क्रमागत बोला गया है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से।
अर्थात 5,6, 10,11। तो आप देख सकते हो एक एक का अंतर आता है। आप देख सकते हो 23,24। ये कुछ उदाहरण है क्रमागत पूर्णांकों के। तो इस तरीके से आपने एक x माना, दूसरा x+1 आपके पास आ गया है। अब आप प्रश्न में देखो, आपको बोला गया है कि वर्गों का योग तो 365 है। तो वर्गों का योग करोगे अर्थात पहले x का स्क्वायर करो, फिर x+1 का स्क्वायर करो और फिर इनका योग कर दो, अर्थात इनका भी मैंने प्लस कर दिया। तो ये आपको 365 के बराबर दिया हुआ है प्रश्न की शर्त के हिसाब से। तो आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब यहां पर आप देखो ये आ जाएगा x² प्लस, इसको यदि आप सरल करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। तो अभी आप ये देखो, आप x² वाले पदों को एक तरफ कर लो। तो देखो x² यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां से ये आपके पास आ गया 2x² प्लस, अब देखिए इनको यदि सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 आ गया बराबर 365। तो आप देखिए 2x² प्लस 2x। अब आपने 365 को बाईं तरफ पक्षांतर कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए ये आ गया 1 माइनस 365 बराबर 0 हो गया आपके पास। फिर आप देखिए अगर आप 1 में से 365 घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 364 आ जाएगा और 2x² प्लस 2x आपके पास चल ही रहा है। अब यहां पर आप सरल करने के लिए देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस x माइनस, अब ये 2 से विभाजित करोगे तो आपके पास 182 आ जाएगा बराबर 0 आ गया। अब देखिए इस 2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली आपके पास ये समझ में आया कि ये संख्या ही 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको समझाया था कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है और आपको पता लग रहा है कि a नॉन जीरो है, मैं लिख देता हूं, यदि a नॉन जीरो अर्थात a 0 नहीं है तो ये कंफर्म हो चुका है कि b बराबर 0 होना ही चाहिए, तभी तो 0 आएगा गुणनफल करके। इसका मतलब देखिए 2 0 नहीं है ये, इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि जो ये x² प्लस x माइनस 182 लिखा है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, माइनस 182 गुणा 1 करेंगे तो आपके पास गुणनफल आएगा माइनस 182। तो उसके आपको ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़कर प्लस 1 आ जाए, क्योंकि x का गुणांक 1 है यहाँ पर। तो देखिए आपके पास मिलता है x² प्लस x 14 और माइनस 13, आपके पास ऐसे गुणनखंड मिलते हैं तो उनको जोड़ेंगे तो 14 माइनस 13 ही लिखेंगे। माइनस 182 बराबर 0 आ गया। तो देखिए x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 आपके पास आ चुका है। तो आप देखिए इन दोनों पदों में से आप x उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो x प्लस 14 आपके पास आ गया। अब देखिए आपको इनमें से कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना है कि गुणनखंड x प्लस 14 ही बनना चाहिए। तो आप देखिए माइनस 13 आप कॉमन ले लो तो x प्लस 14 बन गया बराबर 0 आ जाएगा आपके पास। तो आप ये देखो कि एक तो आपके पास x प्लस 14 आ गया और दूसरे कोष्टक में x माइनस 13 बराबर 0 आ गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके पास एक बार तो x प्लस 14 बराबर 0 आ जाएगा या x माइनस 13 बराबर 0 आ जाएगा। तो आप देखो x बराबर माइनस 14 आ गया या x बराबर 13 आ गया। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो x बराबर माइनस 14 ये धनात्मक पूर्णांक तो है ही नहीं, क्योंकि आपने तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माना है। तो ये आपके पास बेसिकली कैंसिल हो जाएगा या नेग्लेक्ट हो जाएगा। और नेग्लेक्ट होने के बाद अब आपके पास x बराबर 13 यहाँ से बचा है, तो इसलिए जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आएगा वो x प्लस 1 अर्थात 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दोनों धनात्मक पूर्णांक जो कि क्रमागत भी हैं वो हो जाएंगे 13 तथा 14। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। इस प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आपको आगे बोला गया है कि यदि कर्ण की लंबाई तो 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो आप देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज बोला गया, तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का आपके पास हो जाएगा। अब ये देखिए आपने इसको A, इसको B और इसको C शीर्ष का नाम दे दिया।
अब यहाँ पे जो कर्ण होगा वो तो ए बी हो जाएगा, जो कि आपको 13 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप देखो कि जो ऊंचाई है वो आपके पास ए सी है और आधार आपके पास बी सी हो चुका है। तो आप सबसे पहले आधार को मान लीजिएगा। आपने माना आधार, आपने x मान लिया। अब यदि आपने आधार को x मान लिया अर्थात बी सी एक्स हो चुका है, तो आप ये देखो आपको बोला गया कि जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आपने आधार को x मान लिया है तो जो ऊंचाई होगी वो आपके पास x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि आधार से 7 कम बोली गई है तो x में से आपने 7 कम अर्थात घटा दिया है। अब बात आती है कि इनके मात्रक क्या होंगे। तो देखिए हर जगह आप देखो मात्रक सेंटीमीटर चल रहा है, तो आधार भी एक लंबाई है तो उसका मात्रक भी आप सेंटीमीटर मान लीजिएगा और ऊंचाई भी आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो अभी आप ये देखो कि आपको ये तो बोल दिया गया कि आधार और ऊंचाई में रिलेशन क्या है। दूसरा आपको बोला गया कि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो अब आप देखो ये तो आपके पास x माइनस 7 हो चुका है क्योंकि ऊंचाई है। तो अब एक आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जिसमें आपने सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होगा। तो आप देखो यहां से आपके पास कर्ण तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर अर्थात 169 आ गया। आधार का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई का स्क्वायर अर्थात x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 गुणा 7 गुणा एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके आपके पास 2x स्क्वायर आ गया प्लस 49 माइनस, अब देखिए ये आपके पास 2 गुणा 7 अर्थात 14 गुणा x आ जाएगा अर्थात 14x आ गया। तो आप देखो 169 को जब आप पक्षांतर करोगे दाईं तरफ तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, क्योंकि आप यदि 49 में से 169 घटाएंगे तो माइनस 120 आपके पास आ गया। अब देखिए आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आपके पास आ गया। तो आप यहाँ से देखो गुणनखंड विधि से 2 को तो आप हटा सकते हो, बेसिकली आपके पास केवल ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसको आपको हल करना है। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, ये आपने गुणनखंड विधि से हल किया है। तो अभी आप ये देखो यहाँ पर आप x को उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो आपके पास मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ये आ जाएगा x कॉमन लेने पर x माइनस 12, यहाँ से आप इसी तरीके से देखो 5 को उभयनिष्ठ ले लो, तो 5 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 12 बराबर 0 आ गया। तो x प्लस 5 और यहाँ देखिए x माइनस 12 बराबर 0 आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से आपके पास x बराबर माइनस 5 आ गया और यहाँ से आप देखो x बराबर 12 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर करोगे कि x तो आपने एक आधार माना है और आधार एक लंबाई है, लंबाई कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो आपने माइनस 5 आपका x आया है वो असंभव है, ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपने नेगलेक्ट कर दिया तो आपके पास तो बेसिकली x बराबर 12 आया, तो इसलिए x माइनस 7 आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 7 अर्थात 5 के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि आपने x माइनस 7 निकाल दिया और x निकाल दिया, और जहां पर आप देखो कि x तो आपने आधार माना था अर्थात वो 12 सेंटीमीटर आया है, और आप देखो ऊंचाई आपके पास x माइनस 7 थी तो वो आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई है। तो इस तरीके से आपको बोला गया था कि अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है, तो आपने अन्य दो भुजाएं अर्थात आधार भी ज्ञात कर लिया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी ज्ञात कर ली 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हम एक तरीके से और हल करते हैं, तो ये तो आपके पास मेथड 1 रहा। अब मेथड 2 से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए मेथड 2 में आपको तो प्रश्न में बोल दिया गया था सबसे पहले कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और आपके पास जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, ये आपने ए बी सी 3 बिंदु मान लिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई होगी वो तो आपके पास ए बी हो जाएगी और जो आधार होगा वो आपके पास बी सी हो गया। तो आपने देखिए जो अपने मेथड 1 में आपने आधार को मान लिया था सबसे पहले, लेकिन हम यहाँ पर हम ऊंचाई को मान लेते हैं। तो माना आपने ऊंचाई
x मान ली। अब बोला गया था कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो अब ऊंचाई तो आपने x मान ली, तो आप ये सोचिएगा कि आधार कितना होना चाहिए। तो आप इसको उल्टा समझ सकते हैं कि यदि ऊंचाई 7 कम है आधार से, इसका मतलब ये हुआ कि आधार है ऊंचाई से 7 ज्यादा। तो इसलिए आपके पास जो आधार होगा वो x प्लस 7 हो जाएगा। तो अभी आप देखो कि आपके पास ऊंचाई आ गई x और आपने ये x प्लस 7 आ गई जो आधार है। अब आप दोबारा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आपके पास आ गया 13 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए 169 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 गुणा 7 गुणा x आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए ये तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपके पास 2x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये आपके पास 14x हो गया है। अब 169 में से आप पक्षांतर करोगे बाई दाईं तरफ, तो आपके पास 49 माइनस 169 आ गया बराबर 0। तो इस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0 आपके पास आ चुका है। आप दो को देखिए उभयनिष्ठ ले लीजिएगा, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए दो को उभयनिष्ठ आपने लिया है और ये आपके पास बराबर 0 करके लिखा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि दो तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो आपके पास द्विघात समीकरण लिखा है ये 0 हो जाएगा। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 को 0 के बराबर कर दिया। अब आपको माइनस 60 का गुणा 1 से करना है, तो आपके पास माइनस 60 आएगा। तो आपको माइनस 60 के ऐसे गुणनखंड देखने हैं कि जिनको जोड़ने पर आपके पास प्लस 7 आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 12x माइनस 5x माइनस 60x बराबर 0। फिर आप देखिए आप इन दोनों में देखिए x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 12 आ गया। आप इन दोनों में देखिए माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 12 भी आपके पास दोबारा आ जाएगा। तो आपके पास दो कोष्टक बचे, एक तो x प्लस 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 और आ गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब आप इनको अलग अलग हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से x बराबर माइनस 12 और यहाँ से आप देखो आपके पास x बराबर 5 आ जाएगा। अब बात आती है कि x बराबर माइनस 12 क्या संभव होगा? तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आप देखो x तो आपने ऊंचाई मानी है। आप देखिए x आपने ऊंचाई मानी है, तो ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो इस तरीके से आपका ये असंभव हो गया, अर्थात आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब x बराबर 5 ही आपका बेसिकली x का सही मान हो जाएगा। तो आपने देखिए x तो निकाल लिया। अब यहां से आप देखो कि आपने ऊंचाई मानी थी x, तो ये आपके पास x अर्थात 5 सेंटीमीटर आ गई और आधार आपने x प्लस 7 आ गया था, तो ये 5 प्लस 7 अर्थात 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहां से भी ऊंचाई निकाली तो 5 सेंटीमीटर आई और आधार निकाला तो 12 सेंटीमीटर आया। अंतर केवल ये रहा कि हमने पिछले मेथड में हमने आधार को x माना था और ऊंचाई को x माइनस 7 मान लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने ऊंचाई को x माना है। लेकिन आंसर में कोई भी फर्क नहीं आता है, आप देख भी सकते हैं ऊंचाई 5 है और आधार 12 है। और मेथड 1 में भी आप देखिए कि आपके पास ऊंचाई 5 ही आई है और आधार 12 सेंटीमीटर ही आया है। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। फिर आगे आपको कथन में दिया गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो रुपए में है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन के संख्या के 2 गुने से अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी, आपको बोला गया है। फिर बोला है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो आपको निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस वाले कथन को देखिएगा। इस वाले कथन में तो पहले कथन में तो कुछ भी विशेष आपको दिया ही नहीं गया है, बस आपको ये बताया गया कि कुछ बर्तनों का निर्माण करना है। जो दूसरा कथन है वो आप देख पा रहे हैं, आपको दिया गया है कि एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो देखिए अब सबसे पहले आपको ये पता लग जाए कि आपने उस दिन में बर्तन कितने बनाए थे। तो माना बर्तनों की संख्या, आपने बर्तनों की संख्या मान ली x, तो आपने चूंकि बर्तनों की संख्या x मान ली तो आपको देखिए ये तो पता लग गया निर्माण किए गए बर्तन आपके पास x आ चुके हैं, इसलिए एक बर्तन की कीमत
या एक बर्तन की लागत। आपके पास देखिए इस कथन में बोली भी गई थी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत अर्थात प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या अर्थात x का 2 गुने से 3 अधिक है। तो आपने 2 गुना किया और उसमें 3 अधिक कर दिया अर्थात +3 कर दिया। तो ये आपके पास एक बर्तन की लागत भी आ गई। फिर आपको बोला गया कि कुल निर्माण लागत तो आपके पास ₹90 है। अब देखिए संख्या आपके पास आ गई है, जितने बर्तन आपने बनाए हैं x, और एक बर्तन की लागत 2x + 3 रुपए है। इसका मतलब जो टोटल आपके पास लागत आएगी वो तो आपके पास हो जाएगी x गुणा 2x + 3, और ये आपके पास 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही आपको कंडीशन प्रश्न में दी हुई है। तो आपने उस कंडीशन के हिसाब से एक समीकरण लिख दिया। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ गया 2x² + 3x। अब आप देखो 90 को पक्षांतर कर दो बाईं तरफ, तो -90 बराबर 0 आपके पास ये देखिए आ जाएगा। अब यहां से आप ये देखिए कि ये 2x² है, ये 3x है, और यहाँ पर ये आपके पास 90 है। तो देखिए अगर आप -90 का 2 में गुणा करेंगे तो -180 आएगा। तो आपको ये -180 के कुछ ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर 3 आ जाए। तो देखिए 2x² + x, अब यहाँ पर आप 15 और 12 दो ऐसे गुणनखंड होते हैं जिनको आप जोड़ेंगे तो आपके पास 3 आ गए। 15 और -12 को आपने जोड़ा है तभी तो गुणा करने पर -180 आएगा। तो -90 बराबर 0 आपके पास आ गया यहाँ से। तो आप देखो ये आ गया 2x² + 15x -12x -90 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ से जो ये पहले दो पद हैं उनमें आप केवल x कॉमन ले सकते हैं, तो आपने x कॉमन लिया तो 2x + 15 आपके पास आ गया माइनस। अब देखिए आपको इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि 2x + 15 वाला कोष्टक ही बनना चाहिए। तो आप 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x + 15 बन गया दोबारा आपके पास। इसका मतलब आप देखिए 2x + 15 को अब उभयनिष्ठ ले सकते हैं क्योंकि दोनों कोष्टक आ रहे हैं आपके पास। तो 2x 15 को आपने उभयनिष्ठ लिया तो आपके पास बचेगा x - 6 बराबर 0। तो देखिए यहां से आपके पास दो कोष्टक आ गए गुणा में और वो 0 के बराबर आ गए। तो आप देखो यहां से आपके पास आ जाएगा x बराबर -15/2 और यहां से आपके पास आ गया x बराबर 6। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि x बराबर -15/2 का मतलब है कि जो बने हुए बर्तन है उस दिन में वो -15/2 है। पहली बात तो ये कि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और दूसरी बात बर्तन कभी भी हाफ में नहीं बन सकते। बर्तन हमेशा या तो 1 बनेगा या 10 बनेंगे या 15 बनेंगे अर्थात पूर्णांक में बनेंगे, लेकिन ये तो एक भिन्न है। इसका मतलब ये आपके पास असंभव हो जाएगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब आपके पास जो x का सही मान आएगा वो x बराबर 6 आ जाएगा। तो आपने देखिए x का मान तो निकाल दिया, इसका मतलब आपके पास जो बर्तनों की संख्या है वो x बराबर 6 आई है। इसका मतलब आपके पास बर्तनों की संख्या तो 6 आई है, और एक बर्तन की लागत जो आएगी वो 2 गुणा 6 + 3 आ जाएगी। तो आप देखो ये आपके पास 6 गुणा 2 12 + 3 अर्थात 15 रुपए हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने उस दिन में बर्तनों की संख्या भी निकाल ली जितने बर्तन बने होंगे, और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत भी निकाल ली जो कि आपके पास 15 रुपए आई है।